आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर का अगर हम ओवरव्यू ले तो इस चैप्टर में हमें पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है वो पढ़ना है, फिर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, फिर इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में जो होता है उसका क्या स्टेप है, क्या क्या प्रोसेस है वो पढ़ना है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें टेस्टिस पढ़ना है, एक्सेसरी डक्ट पढ़ना है, एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनिटलिया और पेनिस के बारे में पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो हमें ओवेरी पढ़ना है, फिर इसमें भी एक्सेसरी डक्ट पढ़ना है, एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनिटलिया और वल्वा के बारे में पढ़ना है हमें। नेक्स्ट आ जाए तो हमें गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। मेल में जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट बनना। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म बनेगा, फीमेल में oogenesis करके सेकेंडरी oocyte बनेगा। इसके बाद हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। इसके बाद हमें फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन क्या होता है वो पढ़ना है। नेक्स्ट हमें प्रेगनेंसी और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट पढ़ना है और लास्ट टॉपिक हमारा पार्चुरेशन और लैक्टेशन पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही सब टॉपिक से डील करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है, बस पढ़ना है। बेसिकली रिप्रोडक्शन होता क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना ही जैसा क्या करता है, ऑस्प्रिंग को बनाता है। क्या है ये? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना ही जैसा ऑस्प्रिंग को बनाता है। ये जरूरी क्यों है? देखो, अगर हम नेचुरल फेनोमेना देखें, दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसका नेचुरल फेनोमेना देखें तो क्या होता है? पहले बर्थ, फिर ग्रोथ, फिर ओल्ड एज और फिर डेथ। मतलब पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर ओल्ड एज बुढ़ापा आता है, उसके बाद डेथ हो जाता है। मतलब कि जितना भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में है सबको एक दिन क्या है, मरना है। ठीक है? नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। सबको एक ना एक दिन क्या करना है, मरना है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा तो वो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसलिए ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ये क्या करता है, इंश्योर करता है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज को। नेक्स्ट, स्पीसीज को कंटिन्यूटी में रखता है, स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने नहीं देता। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को एक ना एक दिन मरना है। नेक्स्ट, अगर हम रिप्रोडक्शन का टाइप्स पढ़े तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। एक को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिपेरेंटल। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको बाय पेरेंटल बोलते हैं। इसमें गैमेट, एसेक्सुअल में गैमेट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। सेक्सुअल में गैमेट हमेशा बनेगा, एसेक्सुअल में गैमेट फ्यूजन दैट इज फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है। सेक्सुअल में क्योंकि 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, दोनों का गैमेट बनेगा और दोनों का गैमेट फ्यूज करके ऑस्प्रिंग बनाएगा, इसलिए इसमें गैमेट फ्यूजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो ऑस्प्रिंग बनेगा वो एग्जैक्टली कॉपी होगा अपना पेरेंट का। सोचो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एक ही पेरेंट से नया ऑस्प्रिंग बन रहा है। क्योंकि एक ही पेरेंट से नया ऑस्प्रिंग बन रहा है तो ऑस्प्रिंग जो बना वो एग्जैक्टली कॉपी होगा अपना पेरेंट का। ऐसा ऑस्प्रिंग को हम बोलते हैं क्लोन। ऐसा ऑस्प्रिंग को हम बोलते हैं क्लोन। यहाँ पे देखो, ऑस्प्रिंग जो बनेगा सेक्सुअल में उसमें क्या आएगा, वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट प्रोसेस है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लार्ज नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग बनता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिमिटेड नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स पढ़ना है। सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, गैमेट बनने को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज गैमेटोजेनेसिस। अब देखो, मेल में जो गैमेट बनेगा उसको हम स्पर्म बोलेंगे, फीमेल में जो गैमेट बनेगा उसको हम सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। अब गैमेट बन गया, अब गैमेट को पहुंचाना है एक जगह, क्या करेंगे, इंसेमिनेशन करेंगे। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट। अब जो मेल का गैमेट है स्पर्म, उसको हम कहाँ पहुंचाएंगे, फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट तक पहुंचाएंगे। ठीक है, वहां से वो चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बारे में आगे बताऊंगा। नेक्स्ट हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस। क्या होता है, जो हमारा फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद मोरुला बनेगा, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और वो ब्लास्टोसिस्ट जाके यूटेरस के साथ अटैच कर जाएगा, यूटेरस का एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ अटैच कर जाएगा। कैसे करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ये इतना याद रखो कि ब्लास्टोसिस्ट का जो अटैचमेंट होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस के साथ, ब्लास्टोसिस्ट का जो अटैचमेंट होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग से, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इसके बाद जेस्टेशन। जेस्टेशन बेसिकली क्या है, पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस का जो डेवलपमेंट पीरियड है उसको हम जेस्टेशन बोलते हैं। देखो ह्यूमन में ये 9 मंथ का पीरियड होता है। इसके बाद लास्ट पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी इज पार्चुरेशन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक रीजन में सिचुएटेड है। ये इंक्लूड्स करता है टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया और पेनिस। यहाँ पे देखो जो टेस्टिस है इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, जबकि बाकी सबको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, ये देखो 2 काम करता है। एक तो मेल में स्पर्म बनाता है, दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ह्यूमंस में जो टेस्टोस्टेरोन है उसको हम एंड्रोजेंस बोलते हैं। इसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, ये कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। 1 बाय 1 हमें सबको पढ़ना है। नेक्स्ट हमें टेस्टिस पढ़ना है। टेस्टिस देखोगे तो मेल में टेस्टिस 1 पेयर में प्रेजेंट होता है, मतलब 2 टेस्टिस प्रेजेंट होगा। ये ओवल शेप का होगा। इसका लेंथ देखोगे तो 4 से 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। विड्थ देखोगे तो 2 to 3 सेंटीमीटर इसका विड्थ होगा। इसका लोकेशन देखोगे तो ये एक पाउच में प्रेजेंट रहता है, उस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है वो क्या करता है, इसका टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जनरली इसका टेम्परेचर जो होगा टेस्टिस का वो क्या होगा, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होगा देन बॉडी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम स्क्रोटम का है। ये एसेंशियल है क्योंकि ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। नेक्स्ट हमें टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अगर हम टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडनली ऐसे करके काट दें, अगर हम टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडनली अगर ऐसे करके काट दें, इस सेक्शन से ऐसे काट दें, तो हमें टेस्टिस कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ये टेस्टिस को क्या करता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। इस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक एक कंपार्टमेंट में हमें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स दिख जाता है। एक एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होगा। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ट्यूबुलर रेक्टिस से रेटेड टेस्टिस में खुल जाता है। फिर रेटेड टेस्टिस क्या नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, ये रेटेड टेस्टिस फिर खुलता है वासा एफरेंसिया में, वासा एफरेंसिया एपिडाइडमिस में खुलता है और एपिडाइडमिस फिर खुलता है वास डिफरेंस में। याद रखना है स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में बनेगा। स्पर्म कहाँ बनेगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में बनेगा, फिर ट्यूबुलर रेक्टि में जाएगा, ट्यूबुलर रेक्टि से रेटेड टेस्टिस में आएगा, रेटेड टेस्टिस से वासा एफरेंसिया में आएगा, वासा एफरेंसिया से एपिडाइडमिस में आएगा, एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस में आएगा। नेक्स्ट हमें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखना है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखता है। देखो इसके अंदर हमें 2 सेल मिलता है। एक को हम बोलते हैं जो छोटा वाला सेल है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसके पास स्पर्म मदर सेल होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म बनाता है। नेक्स्ट देखो एक बड़ा सेल होगा, इस बड़े सेल को हम सर्टोरी सेल बोलते हैं। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको इनिबिन बोलते हैं। इनिबिन इनिबिट करता है एफएसएच को। कैसे करता है वो आगे देखना है। और ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके बीच में, इस सेल के बीच में जो स्पेस होगा इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस और लिडिक सेल। इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होगा। ये हार्मोन सीक्रेट करेगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सेसरी डक्ट पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो हम पढ़ लिए थे हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस में। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्म बना, फिर स्पर्म गया ट्यूबुलर रेक्टि में, ट्यूबुलर रेक्टि से ये स्पर्म चला जाता है रेटेड टेस्टिस में।
रेटे टेस्टिस से ये जाएगा बासा एफ्रेंशिया में, बासा एफ्रेंशिया से एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडिमिस से वास डिफरेंस में जाएगा। यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे। इसके बाद देखो ये यूरिनरी ब्लडर का, ये है यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर को लूप करते हुए ऊपर से आएगा और यहाँ पे एक वाइड रीजन बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला के बाद इजाकुलेटरी डक्ट, और ये इजाकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में खुल जाएगा। यूरेथ्रा एक्सटर्नल ओपनिंग दैट इज यूरेथ्रल मीटस, यहाँ से क्या होगा, स्पर्म बाहर आ जाएगा। याद रखना है जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पैसेज है बोथ फॉर यूरिन एंड स्पर्म, यूरिन और स्पर्म दोनों ही इस यूरेथ्रा होके ही बाहर आता है। नेक्स्ट अगर हम स्पर्म का पाथवे देखें तो सबसे पहले स्पर्म बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये खुला ट्यूबुलर रेक्टी में, ट्यूबुलर रेक्टी से ये गया रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से एम्पुला, एम्पुला से इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस के द्वारा बाहर चला आएगा। नेक्स्ट हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ना है। बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास 3 ग्लैंड होता है, 3 एक्सेसरी ग्लैंड होता है। पहला होता है सीमाइनल वेसाइकल। सीमाइनल वेसाइकल 1 पेयर में प्रेजेंट रहता है, एक इधर है और एक इस साइड होगा, मतलब हमारे पास 2 सीमाइनल वेसाइकल है। 60% सिक्रेशन जो होगा वो सीमाइनल वेसाइकल ही करेगा। इसके बाद देखो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये पी शेप्ड का होगा और ये भी 1 पेयर में प्रेजेंट होगा। इसका सिक्रेशन लब्रिकेशन में मदद करता है। बेसिकली अगर देखें तो सिक्रेशन होता क्या है, क्या क्या चीज का सिक्रेशन होता है, तो फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है ये सब ग्लैंड। नेक्स्ट देखो सीमेन। सीमेन क्या होता है, स्पर्म प्लस सिक्रेशन फ्रॉम ऑल द 3 ग्लैंड इज सीमेन। सीमेन क्या होता है, स्पर्म along with secretion of all the 3 gland, इसको हम बोलते हैं सीमेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया और पेनिस। तो पेनिस जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू का बना हुआ है, इसलिए सेक्सुअल एक्साइटेशन के समय इसमें क्या होगा, इरेक्शन हो जाएगा और ये फैसिलिटेट करेगा इंसेमिनेशन। यहाँ पे देखो जो पेनिस का सामने वाला पोर्शन है, जो एनलार्ज पोर्शन है, इसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ग्लांस पेनिस कवर्ड होता है बाय रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन। इस रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक रीजन में सिचुएटेड है। ये इंक्लूड करता है ओवेरी, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया और वल्वा। यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट देखो फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना होता है। एक्सेसरी ग्लैंड में हमें मेमोरी ग्लैंड पढ़ना है। ओवेरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि पहले ये क्या करता है, एग और ओवम बनाता है और हार्मोन्स रिलीज करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद बाकी सब जो है ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ये ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर में मदद करता है। 1 बाय 1 हमें डिटेल में सब पढ़ना है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा दिखेगा। देखो इसमें सबसे पहले पढ़ना था हमें ओवेरी। देखो एक ओवेरी हमारा इधर है, एक ओवेरी हमारा इधर है, मतलब ओवेरी हमारे पास 1 पेयर में प्रेजेंट है, 2 ओवेरी है हमारे पास। इसके बाद हमें एक्सेसरी डक्ट में पढ़ना था फैलोपियन ट्यूब। ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। अगर इसको देखेंगे ये यूटेरस से आ रहा है और ओवेरी से लगा हुआ है, देखो यहाँ पे। फिर पढ़ना है हमें यूटेरस, फिर सर्विक्स और फिर वेजाइना। ये वेजाइना आगे जाके एक्सटर्नल जेनिटलिया या फिर वल्वा में खुल जाएगा। नेक्स्ट हम ओवेरी की बात करें तो ओवेरी 1 पेयर में होगा। 1 पेयर मतलब 2 होगा ह्यूमन फीमेल में, 2 होगा, एलमंड शेप का होगा, 2 से 4 सेंटीमीटर होगा इन लेंथ। ये अटैच रहेगा यूटेरस से और पेल्विक वॉल से लिगामेंट के थ्रू। कवर्ड होगा बाय कनेक्टिव टिश्यू जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ये ओवेरी के अंदर, ओवेरी जो होगा वो फिल्ड होगा विद टिश्यू जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा का आउटर सरफेस जो होगा उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर लेयर को हम बोलते हैं मेडुला। जो बाहर का हिस्सा है उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, जो अंदर का हिस्सा है उसको हम बोलेंगे मेडुला। कॉर्टेक्स में हमें फॉलिकल दिख जाएगा, मेडुला में हमें ब्लड वेसल और स्मूथ मसल फाइबर दिखता है। अगर हम ओवेरी का स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला सरफेस है इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। ये जो अंदर वाला सरफेस है इसको हम बोलते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स में हमें फॉलिकल दिख रहा है और मेडुला में हमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स और स्मूथ मसल फाइबर्स वगैरह दिखता है। देखो यहाँ पे पहले प्राइमरी फॉलिकल होगा, प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में हमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखेगा, इसको हम बोलते हैं एंट्रम।
ये टर्शरी फॉलिकल से फिर बनेगा मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ से ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, टूटेगा और ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। फिर जो रप्चर फॉलिकल बच गया उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। ये येलो बॉडीड का होगा, फिर ये डीजेनरेट करने लगेगा और ये कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा, ये व्हाइट बॉडी का होता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है फॉलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकुलोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉलिकुलर सेल और ग्रैनुलोसा सेल। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो oocyte है उस पर फॉलिकुलर सेल क्या होता है, फॉलिकल सेल एड ऑन होते जाता है। देखो पहले बना हमारा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte था, इसमें मोर नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल आया और इसको बना दिया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में मोर नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल है या फॉलिकुलर सेल है, इसमें एक थेका आ गया, अंदर था प्राइमरी oocyte। इसके बाद बना हमारा टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं एंट्रम, और हमारा थेका जो था वो दो में डिवाइड हो जाएगा, थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना। एक्सटर्ना वाला जो होगा वो फाइब्रस होगा, इंटरना वाला सेलुलर होगा। यहाँ पे याद रखना है, अब जो हमारा ये प्राइमरी oocyte था अब ये चेंज हो गया है सेकेंडरी oocyte में। इसके बाद हमें पढ़ना है मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे देखो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ सेल और बड़ा हो जाएगा और क्या होगा, हमारा जो सेकेंडरी oocyte है उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा। इस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी स्टेज में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओवुलेशन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूटेरस। यूटेरस को हम ओम या हिस्टेरा भी बोलते हैं। ये इन्वर्टेड पेयर शेप का होगा। देखो इसमें बेसिकली 3 लेयर होगा। सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ये थिन और मेम्ब्रेनस होगा। इसके अंदर वाला लेयर, मिडिल लेयर को हम बोलेंगे मायोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल फाइबर का बना होगा, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल फाइबर। अब सिंगल यूनिट का मतलब क्या होता है, जब बेबी का डिलीवरी के समय कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेगा, सिंगल यूनिट यूनिफॉर्मली क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल फाइबर। इसके अंदर वाला लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलेंगे। एंडोमेट्रियम इनरमोस्ट लेयर है, ये ग्लैंडुलर होगा, बहुत सारा ग्लैंड इसमें बनते रहता है, टूटते रहता है, इसलिए बहुत सारा साइक्लिकल चेंजेस यहाँ पे होता है। इसके बाद देखो ये यूटेरस का जो नेक है इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, सर्विकल कैनल, फिर ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं वेजाइनल कैनल। सर्विकल कैनल और वेजाइनल कैनल को साथ में हम बोलते हैं बर्थ कैनल। नेक्स्ट हम देखें तो हमको फैलोपियन ट्यूब पढ़ना है। फैलोपियन ट्यूब 1 पेयर में प्रेजेंट होगा। 1 पेयर मतलब ह्यूमन फीमेल में 2 फैलोपियन ट्यूब होगा, एक इस साइड से प्रेजेंट होगा, एक इस साइड से प्रेजेंट होगा। फैलोपियन ट्यूब देखो तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ओवेरी, ओवेरी का पेरिफेरी से निकल के यूटेरस तक एक्सटेंड करता है। लॉन्ग है, सिलिएटेड है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है और सिलिएटेड है। इसमें बहुत सारा सिलिया प्रेजेंट होगा जो कि सेकेंडरी oocyte या ओवम का मूवमेंट में मदद करेगा। नेक्स्ट देखो इसका 3 पार्ट है बेसिकली। अगर हम फैलोपियन ट्यूब देखें तो फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट है। सबसे नीचे वाला पार्ट को हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं, ये फनल शेप होता है और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फिम्बी। फिम्बी क्या करता है, जब ओवेरी सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा तो फिम्बी उसको कैच करके अंदर की तरफ एम्पुला रीजन में पहुंचा देगा। नेक्स्ट पार्ट है एम्पुला। एम्पुला वाइडर रीजन है और ये खुलता है आगे इस्थमस में। इस्थमस क्या है, एक नैरो लुमेन है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, नेक ऑफ यूटेरस। यूटेरस का नेक पे सर्विक्स प्रेजेंट है। सर्विक्स के पास मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है कंट्रैक्शन को। नेक्स्ट हमको पढ़ना है वेजाइना। वेजाइना एक नैरो ओपनिंग है। हम देखे थे सर्विक्स के बाद सर्विक्स खुलता है हमारा वेजाइना में, ये एक नैरो ओपनिंग है। ये लाइन रहता है बाय स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम से। ये स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन रहता है। इसमें कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता और ये पार्शियली कवर्ड होता है बाय मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं हाइमेन। नेक्स्ट देखो ये जो हाइमेन है ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान टूट जाता है, लेकिन ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है फॉर लॉस ऑफ वर्जिनिटी। कारण क्या है, जरूरी नहीं है जो ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही टूटेगा। ये साइकिलिंग से भी टूट सकता है, हॉर्स राइडिंग से भी, हैवी फिजिकल एक्सरसाइज अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तभी भी टूट सकता है, सडन जॉल्ट या फिर यूज ऑफ टेम्पन्स और मेंस्ट्रुअल कप से भी ब्रेकेज हो सकता है हाइमेन का। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटलिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक्सटर्नल जेनिटलिया और वल्वा।
देखो इसको बोलते हैं मॉन्स पोबिस। ये क्या है मॉन्स पोबिस? कशन है फैटी टिश्यू का। इसके ऊपर हमें प्यूबिक हेयर दिख जाएगा। इसके बाद लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा होमोलोगस है स्क्रोटम का। इसके अंदर होगा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का जो ऊपर में जो एंड होगा, जहाँ पे लेबिया माइनोरा दोनों अटैच होगा, इसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस हाईली एक्साइटेबल होगा और ये होमोलोगस होगा पेनिस, होमोलोगस टू पेनिस। इसके बाद देखो, और इसके बाद यहाँ है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग। इस वाले रीजन को, ये जो बीच वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। नीचे है हमारा वेजाइनल ओपनिंग और इसके साइड में दो ग्लैंड है जिसको हम बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। बर्थोलिन ग्लैंड होमोलोगस है बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, ये लब्रिकेशन में मदद करता है। अच्छा, होमोलोगस मतलब क्या होता है? होमोलोगस मतलब सेम ओरिजिन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड वन पेयर में प्रेजेंट होगा। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड या फिर एपोक्राइन ग्लैंड है। ये हर मैमल में प्रेजेंट होगा। मैमल का हर फीमेल में प्रेजेंट होगा बिना कोई एक्सेप्शन का। ये कंसिस्ट करता है ग्लैंडुलर टिश्यू और इसमें बहुत सारा फैट होगा। देखो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो डिवाइड होगा 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। नेक्स्ट अगर हम मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स है। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स में। देखो ये है हमारा मेमोरी लोब्यूल्स। मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होगा एल्वियोली, मेमोरी एल्वियोलस। मिल्क जो है इसका लूमेन में कैविटी में स्टोर होगा। ये एल्वियोली खुलेगा मेमोरी टिब्यूल्स में और मेमोरी टिब्यूल्स आपस में ज्वाइन करके, मेमोरी टिब्यूल्स आपस में ज्वाइन करके एक नया डक्ट बनाएगा, इसको हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। ये मेमोरी डक्ट आगे जाके खुलेगा एम्पुला में। एम्पुला क्या एक वाइडर रीजन है, एम्पुला क्या एक वाइडर रीजन है और ये एम्पुला आगे जाके खुल जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क क्या होता है, सक आउट होता है। इसके बाद ये सामने वाला पोर्शन को हम निप्पल बोलते हैं। इसके नीचे एरियोला प्रेजेंट होता है। एरियोला क्या है, डार्क कलर्ड स्किन अराउंड निप्पल। डार्क कलर का स्किन होता है निप्पल के अराउंड। नेक्स्ट देखो ये हो गया हमारा पैट। इसके बाद इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल और ये रिब्स है बिटवीन मसल। इसके बाद देखो मिल्क का फॉर्मेशन में एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जो मिल्क का फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन मदद करता है। अगर हम मिल्क का पाथवे देखें तो ये देखो एल्वियोलस में, एल्वियोलस का लूमेन में स्टोर था, वहां से ये गया मेमोरी टिब्यूल्स में, टिब्यूल से जाता है मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से जाता है एम्पुला में और एम्पुला से जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में और वहां से वो क्या हो जाता है, सक आउट हो जाता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट बनने का जो प्रोसेस है उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेल में स्पर्म बनता है, प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में सेकेंडरी oocyte बनता है, प्रोसेस को हम बोलेंगे oogenesis। वन बाय वन हमें दोनों को पढ़ना है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनने का प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पुबर्टी के बाद होता है। बेसिकली होता क्या है, हमारा जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है इसमें स्पर्मेटोगोनिया रहता है। स्पर्मेटोगोनिया कौन है, स्पर्म मदर सेल। आपको बताया था सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में दो सेल होता है, एक होता है स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोगोनिया और एक होता है सर्टोरी सेल। याद करो स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होगा, स्पर्म मदर सेल, ये मिटोटिकली डिवाइड करते रहेगा। इसमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट करके बना लेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा और ये बना लेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा और ये बना लेगा स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करके स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। याद रखना है जब स्पर्म बनेगा, स्पर्म का हेड जो होगा वो सर्टोरी सेल में एम्बेडेड होगा। यहाँ पे देखो स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटिड बना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटिड से जो फाइनली स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बना, इसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो हमारा जो स्पर्म बना देखो उसका हेड जो है वो एम्बेडेड है सर्टोरी सेल में। बेसिकली होता क्या है, सर्टोरी सेल से स्पर्म जो है वो क्या करता है, नरिशमेंट लेते रहता है। इसका हेड जो होता है वो एम्बेडेड रहता है सर्टोरी सेल में। ये जो स्पर्म है फाइनली क्या होगा, सर्टोरी सेल से बाहर आएगा। इसको हम, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोरी सेल। सर्टोरी सेल से स्पर्म बाहर आएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। नेक्स्ट हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ें, बेसिकली हमें इसमें 4 पार्ट दिखता है।
सबसे ऊपर हेड, फिर नेक, फिर मिडिल पीस और फिर टेल। यहाँ पे हेड देखो, हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ऊपर कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम है इसमें एंजाइम भरा हुआ होता है, ये एक्रोसोम फिल्ड होता है विद एंजाइम्स। इसके बाद देखो मिडिल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। देखो ये फैसिलिटेट करता है स्पर्म मोटिलिटी को, जो कि एसेंशियल है फॉर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद देखो पूरा का पूरा हमारा जो स्पर्म है वो कवर रहेगा बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग सिंगल कीटस, एक कीटस में मेल इजैकुलेट करता है 2.5 to 3 ml ऑफ सीमेन। इस 2.5 और 3 ml ऑफ सीमेन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होता है। अब देखो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इस 200 to 300 मिलियन स्पर्म में स्पर्म का 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए और इस 60% स्पर्म का 40% विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए। अब देखो सिक्रेशन जो होता है एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सीमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट से, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट हमको पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोन कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। बेसिकली होता क्या है, पुबर्टी के बाद हाइपोथैलेमस में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोरी सेल पे एक्ट करता है और सर्टोरी सेल पे एक्ट करके स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, स्पर्म बनाने का प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। अब मान लो जब स्पर्म बन गया तो अब हमको क्या करना है, इनहिबिट करना है, स्पर्म बनने को रोकना है। ये क्या करता है, उस समय एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एफएसएच को। एफएसएच का सिक्रेशन को इनहिबिट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को कम कर देता है। नेक्स्ट अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ये एक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन पे, और टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट करके स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को। दूसरा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी मेंटेन करता है। इसके बाद ये भी नेगेटिव फीडबैक देता है। याद रखना है ये दोनों को नेगेटिव फीडबैक देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी देगा, हाइपोथैलेमस को भी देगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर नेगेटिव फीडबैक देके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा और फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी इनहिबिट करता है। अब हमको पढ़ना है oogenesis। oogenesis क्या होता है, फीमेल गैमेट का बनने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज oogenesis। ये देखो सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड से ही oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देखो हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस था वो पुबर्टी के बाद स्टार्ट हो रहा था, जबकि oogenesis का जो प्रोसेस है वो फीटल स्टेज में ही क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ईच फीटल ओवेरी में कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल बनेगा जिसको उगेनिया बोलते हैं। ईच फीटल ओवेरी में क्या होगा, उगेनिया बनेगा। कितना उगेनिया, कपल ऑफ मिलियन उगेनिया बनेगा। इस उगेनिया को हम बोलते हैं गैमेट मदर सेल। बाद में कोई उगेनिया एड ऑन नहीं होता, फीटल स्टेज में ही उगेनिया क्या होता है, बन जाता है। नेक्स्ट याद रखना है, फीटल ओवेरी में जो उगेनिया बना था वो मिटोटिकली डिवाइड करते रहता है। वो मिटोटिकली डिवाइड करते रहता है और उसमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट करके बना लेता है प्राइमरी oocyte। याद रखना है फीटल स्टेज में ही हो रहा है। ये प्राइमरी oocyte में फिर मियोसिस 1 होता है, लेकिन ये मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होता, ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 के स्टेज पे और प्राइमरी oocyte ही बना रहता है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट तो होता है मगर ये कंप्लीट नहीं होता, ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 के स्टेज पे। इसके बाद क्या होता है, इस प्राइमरी oocyte पे हम जानते हैं फॉलिकुलर सेल का लेयर आता है और ये बनता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल। साथ ही साथ इसके अंदर में भी चेंजेस होते रहता है। ये जो प्राइमरी oocyte है ये क्या करेगा, ग्रो करते रहेगा, ठीक है। और फाइनली क्या करेगा, ये जब मियोटिक 1 कंप्लीट हो जाएगा पुबर्टी के बाद, याद रखना मियोटिक 1 कंप्लीट होता है पुबर्टी के बाद, ये क्या करेगा, प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा और डिवाइड करके बना लेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये इससे साइज में बड़ा होगा और ये क्या होगा, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर बनेगा, ये याद रखना है। इसके बाद क्या होगा, इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 तो स्टार्ट होगा लेकिन ये फिर मेटाफेज 2 के स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाएगा। याद रखना है ये मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होगा जब कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देगा। अगर स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर दिया, सेकेंडरी oocyte को स्पर्म फर्टिलाइज अगर कर दिया तो ये क्या बनाएगा, फिर से सेकेंडरी मियोसिस 2 कंप्लीट होगा
और ये बनाएगा ओवम और सेकेंड टाइनी पोलर बॉडी। याद रखना है, देखो यहाँ पे जो हमारा मियोसिस 1 हुआ इसमें हमारा दो सेकेंडरी oocyte और टाइनी पोलर बॉडी बना, दोनों का साइज देखो अलग अलग है। ये क्या है, अनइक्वल डिवीजन है। ये क्या है, अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ भी जो हमारा ओवम और सेकेंड पोलर टाइनी बॉडी बना, ये भी क्या है, अनइक्वल डिवीजन है। ये भी एक अनइक्वल डिवीजन है। अब ये जो प्राइमरी oocyte बना, ये जो प्राइमरी oocyte बना, ये क्या होगा, रिच न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होगा इसके पास क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। ये भी याद रखना है, इसके पास क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होगा। जब ये सेकेंडरी oocyte में चेंज करेगा, जब इसका नंबर प्राइमरी oocyte क्या होगा, ग्रो करेगा और सेकेंडरी oocyte में डिवीजन करके चेंज होगा, तो ये न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट करते जाता है। इस डीजेनरेशन को, डीजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, इसको हम फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, जब फीटल स्टेज में होगा तो प्राइमरी फॉलिकल 6 लाख प्रेजेंट होता है। इसके बाद बर्थ के समय ये प्राइमरी फॉलिकल घट के हो जाता है 1 से 1.5 लाख, 1 to 1.5 लाख प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद पुबर्टी तक पहुंचते पहुंचते ये प्राइमरी फॉलिकल सिर्फ 60,000 to 80,000 ही बचता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये एक 28 डेज का साइकिल होता है फीमेल में, जिसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पहले टूटता है फिर बनता है, पहले टूटता है फिर बनता है, ठीक है। इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। देखो ये मिनार्क और मेनोपॉज। मिनार्क क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मिनार्क। इसका एज जो होगा वो होगा 11 और 13 ईयर्स। 11 और 13 ईयर्स के फीमेल में मिनार्क स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो मेनोपॉज, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। इसका एज जो होगा 50 ईयर्स, अराउंड 45 to 55 ईयर्स में क्या होता है, मेनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है फीमेल में। याद रखना है सारा प्रोसेस किस में होगा, फीमेल में होगा। नेक्स्ट हमको एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफरेंस पढ़ना है। जो एस्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्रीमेट्स में होता है, जैसे काउ, डॉग, गोट एक्सेट्रा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रीमेट्स में होता है, जैसे मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। एस्ट्रस साइकिल में जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियम है वो क्या करेगा, शेड हो जाएगा इफ कंसेप्शन डज नॉट ऑकर। इसके बाद एस्ट्रस साइकिल में कोई ब्लीडिंग नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है। अब हमको पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, बेसिकली ओवेरी और एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या क्या चेंजेस होता है, पहले हमको वो पढ़ना है। देखो ओवेरी में क्या होता है, पहले प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल। यहाँ पे देखो टर्शियरी फॉलिकल में आपको बताया था एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। और अब जो हमारा प्राइमरी oocyte है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। इससे ये बनेगा मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। अभी जो टूटा हुआ फॉलिकल है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियल, ठीक है, और फिर कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है। यहाँ पे देखो फॉलिकल बन रहा है, यहाँ पे फॉलिकल बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेस। यहाँ पे देखो ल्यूटियल बना, कॉर्पस ल्यूटियल बना, इसलिए इधर वाले को हम बोलेंगे ल्यूटियल फेस। अब देखो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या चेंजेस होता है। फर्स्ट 5 दिन तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होते रहता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटते रहता है। इसके बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन रहा है इसको हम बोलेंगे प्रोलिफेरेटिव फेस। इसके बाद क्या होगा, और ज़्यादा सिक्रेशन होगा। देखो 14 डेज के बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग में और ज़्यादा सिक्रेशन होगा, ये और ज़्यादा थिक होते जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेक्रेटरी फेस, क्योंकि इसमें सिक्रेशन होते रहता है बहुत ज़्यादा आफ्टर 14 डेज। इसके बाद देखो, इसके बाद हमको हार्मोन पढ़ना है, बेसिकली 2 हार्मोन। बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन पढ़ना है और ओवेरियन हार्मोन। बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारा फॉलिकल है, ये जो हमारा फॉलिकल है ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे देखो ओवेरी से ये हमारा फॉलिकल कहाँ है, ओवेरी के अंदर। ओवेरी से ये फॉलिकल क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन जब रिलीज हुआ तो क्या होगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और ये क्या करेगा, FSH और LH का सिक्रेशन को बढ़ा देगा।
जैसे ही ये सिक्रेशन को बढ़ाया, FSH और LH का सिक्रेशन को बढ़ाया, मैच्योर फॉलिकल क्या होगा, टूटने लगेगा और सेकेंडरी oocyte क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियल है ये दो हार्मोन रिलीज करता है, एक है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा है एस्ट्रोजन। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है, वो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग को मेंटेन करता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH का लेवल को कम कर देता है। फिर से समझो, बेसिकली होता क्या है, हमारा जो फॉलिकल है वो एक हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है, देखो 14th डे पे बढ़ जाता है। जब 14 मीन्स एक दिन पहले 13th डे पे क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ये एस्ट्रोजन बढ़ा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, FSH और LH का लेवल को, सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। सिक्रेशन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल जो था, मैच्योर फॉलिकल, वो टूटेगा, रप्चर होगा और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो ये रप्चर सा जो हमारा बना, रप्चर जो बना ग्राफियन फॉलिकल का, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियल। ये दो हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये वाला जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, FSH और LH का लेवल को क्या करेगा, कम कर देगा। अब हमको पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो होता क्या है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगा, एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये फॉलिकल पे एक्ट करता है, फॉलिकल पे एक्ट करके एस्ट्रोजन को रिलीज करवाता है, और ये एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, FSH और LH का लेवल को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे देखो ये जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कॉर्पस ल्यूटियल पे एक्ट करता है, और यहाँ से ये दो हार्मोन निकालता है, एक है प्रोजेस्टेरॉन, एक है एस्ट्रोजन। यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है अब की बार ये नेगेटिव फीडबैक देगा और FSH और LH का लेवल को क्या करेगा, कम कर देगा। अब हमको पढ़ना है एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या होता है, सेजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एमेनोरिया। बेसिकली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाने को हम क्या बोलते हैं, एमेनोरिया बोलते हैं। इसका देखो प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन। अगर प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है या फिर लैक्टेशन पीरियड चल रहा है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। इसके बाद कुछ सेकेंडरी कॉजेज भी हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन जिसके वजह से क्या हो रहा है, एमेनोरिया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर ह्यूमन फीमेल में हम फर्टिलाइजेशन का साइट देखेंगे तो ये है एम्पुला स्थमिक जंक्शन। अब देखो फर्टिलाइजेशन के लिए ये जरूरी है कि स्पर्म और सेकेंडरी oocyte सेम टाइम पे इस जंक्शन पे आए। सेम टाइम पे अगर इस जंक्शन पे आएगा स्पर्म और सेकेंडरी स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte सेम टाइम पे अगर इस जंक्शन पे आएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली इस जंक्शन पे नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यही कारण है कि सारा पॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी नहीं होता। मान लेते हैं हमारा जो स्पर्म है वो क्या किया, इस सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर दिया। देखो होता क्या है, इस सेकेंडरी oocyte में एक लेयर होता है जो इसको कवर करके रखता है, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये जो जोना पेलुसिडा और सेकेंडरी oocyte का मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस, और इसके ऊपर बहुत सारा सेल होता है, इसको बोलते हैं कॉर्नर रेडिएटिंग सेल। जैसे स्पर्म आया, हम जानते हैं स्पर्म का हेड में एक्रोसोम होता है, और एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स होता है। ये एंजाइम्स ये सारा वाल को ब्रेक करते हुए चला जाता है, और ब्रेक करते हुए जैसे ही ये जोना पेलुसिडा का लेयर को छुएगा क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, वो ओवम बना लेगा। ओवम बनाने के बाद देखो दो काम करता है, पहले तो इसमें मियोसिस 2 हुआ, जैसे ही स्पर्म आके जोना पेलुसिडा का लेयर को टच किया क्या हुआ, इसमें मियोसिस 2 सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया और ये ओवम बन गया। और एक काम क्या करेगा, यहाँ पे चेंजेस होगा, मेम्ब्रेन में चेंजेस होगा, और ये क्या करेगा, एडिशनल स्पर्म का एंट्री को ब्लॉक कर देगा, एडिशनल स्पर्म को अंदर जाने नहीं देगा। इसके बाद स्पर्म हेड के पास न्यूक्लियस भी है, ये अपना न्यूक्लियस को अंदर भेज देगा, और ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा।
अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखें, देखो यहाँ पे हमारा ओवेरी प्रेजेंट था, ओवेरी से सेकेंडरी ओसाइट बाहर आया और फिर भी क्या किया, इसको अंदर की तरफ एम्पुला की तरफ भेज दिया। ये एम्पुला से एम्पुला इस्थेमिक जंक्शन पे आया और इस जगह से, इस वेजाइना से हमारा स्पर्म आया। स्पर्म ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आया, यहाँ पे आके फ्यूज हो गया, मतलब एम्पुला इस्थेमिक जंक्शन पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट करेगा आगे की तरफ, स्थमस की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ ये जाइगोट बनने के बाद सेल में डिवीजन होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये दोनों फ्यूज किया, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बना विद 2 सेल। यहाँ पे सेल को हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुआ और डिवीजन होने के बाद ये क्या किया, 2 सेल बनाया। यहाँ पे हम सेल को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। 2 ब्लास्टोमियर बना, 2 से 4 ब्लास्टोमियर बना, 4 से 8 ब्लास्टोमियर, 8 से 16 ब्लास्टोमियर। जब 8 से 16 का स्टेज में होगा, जब ब्लास्टोमियर 8 से 16 का स्टेज में होगा तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मोरूला। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट देखो आउटर लेयर में कुछ सेल अरेंज हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसके अंदर होगा इनर मास सेल और इसके बीच में जो स्पेस बचा हुआ होगा उसको बोलेंगे हम ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एंडोमेट्रियम का लाइनिंग से जाके अटैच कर जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद देखो जब ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ जाके, यूटेरस का एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो यूटेरस का लाइनिंग में डिवीजन स्टार्ट होगा। यहाँ पे कुछ सेल डिवाइड करेगा और इस ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेगा, कवर कर लेगा। इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा मतलब क्या, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन और इम्प्लांटेशन के बाद होता है प्रेगनेंसी। इसके बाद देखो इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद ये जो इनर मास सेल है, इनर मास सेल का कुछ सेल जिसको हम स्टेम सेल बोलते हैं, ये क्या करेगा, 3 लेयर बनाता है। एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर, मेसोडर्म मिडिल लेयर। और यही 3 लेयर आगे जाके क्या बनाएगा, मेजर टिश्यू और ऑर्गन बनाता है। अब देखो हमारा जो जाइगोट बना वो आगे जाके फीमेल बनेगा या मेल बनेगा, वो हमको देखना है। देखो ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है। 46 मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम है। इस 23 पेयर में 22 पेयर ऑटोसोम है, मतलब 44 क्रोमोसोम जो है उसको हम ऑटोसोम बोलते हैं और 1 पेयर क्रोमोसोम जो है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, मतलब 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है। यही सेक्स क्रोमोसोम जो है वो चाइल्ड का सेक्स को बताएगा। अब देखो क्या होता है, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में 22 पेयर ऑटोसोम है और जो सेक्स क्रोमोसोम है X एंड Y है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में 22 पेयर ऑटोसोम है और जो सेक्स क्रोमोसोम है, जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों ही X है। याद रखना फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है दोनों ही X है, जबकि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो X एंड Y है। अब देखो मेल में क्या होता है, स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म बना। स्पर्म कैसे बना, मियोसिस से बना। मियोसिस से बना तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब 46 नहीं होके 23 क्रोमोसोम ही स्पर्म में आएगा। अब देखो 23 क्रोमोसोम में 22 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम आएगा। हो सकता है X आया हो या हो सकता है Y आया हो। फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखो मियोसिस करके ओवम बनता है। ओवम में भी 23 क्रोमोसोम होगा क्योंकि मियोसिस हुआ है। 23 में 22 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम होगा और एक क्रोमोसोम जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा X। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है या ये X आए या ये X आए, दोनों ही केस में फीमेल के पास कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होगा, दोनों ही केस में फीमेल का ओवम में क्या होगा, X क्रोमोसोम ही होगा। अब देखो अगर X वाला स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर दिया तो क्या होगा, XX बनेगा। XX बना मतलब फीमेल बनेगा। अब अगर Y वाला स्पर्म अगर ओवम को फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा, XY मतलब मेल बनेगा। मतलब डिसाइड कौन कर रहा है, चाइल्ड का सेक्स को डिसाइड कौन कर रहा है, तो फादर डिसाइड कर रहा है, क्योंकि फादर का अगर X क्रोमोसोम गया, फादर का अगर S क्रोमोसोम गया तो फीमेल बना, फादर का अगर Y क्रोमोसोम गया तो मेल बना। इट इज द फादर हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नॉट मदर। क्योंकि मदर में देखो ओवम जब भी बनेगा, मदर में ओवम जब भी बनेगा उसके पास X ही क्रोमोसोम होगा, लेकिन फादर के पास आइदर X क्रोमोसोम होता है या Y क्रोमोसोम होता है। इसलिए इट इज द फादर हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब देखो ये जो हमारा ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं क्रोनिक विली। ट्रोपोब्लास्ट के अंदर यूटेरिन फ्लूइड प्रेजेंट है और बाहर मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है।
ये देखो, ये क्रोनिक विली और अंदर का यूटेरिन फ्लूइड दोनों आपस में इंटरडिजिटेशन होकर प्लेसेंटा को बनाता है। प्लेसेंटा को अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस के साथ जोड़ देता है। ये जो प्लेसेंटा है इसका दो फंक्शन है। पहले ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बिटवीन मदर एंड फीटस। क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को अंदर की तरफ लेके जाएगा और एक्सक्रीटिव वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकाल देगा। दूसरा, ये प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है और ये क्या करता है, हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, जैसे कि एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। ये जो एचसीजी है ये प्रेगनेंसी का डिटेक्शन में मदद करता है। इसके बाद ये जो प्लेसेंटा से जो भी सामान अंदर आएगा या बाहर जाएगा वो कैसे जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड से जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस करवाता है। नेक्स्ट हमको कुछ हार्मोन्स पढ़ना है जो प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। देखो, प्लेसेंटा से एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन रिलीज होता है। दोनों का फुल फॉर्म देखें, अगर हम एचसीजी और एचपीएल का फुल फॉर्म देखें, एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन और एचपीएल का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये जो एचसीजी है वो यूरिन से बाहर जाता है, ये जो एचसीजी है वो यूरिन से रिलीज होता है। देखो, इसलिए ये प्रेगनेंसी का डिटेक्शन में मदद करता है। बेसिकली जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी किट से, तो देखो वहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके एक किट होगा और इसमें क्या होगा, इसमें दो लाइनिंग आ जाता है। ये दो लाइनिंग जो आता है वो एचसीजी की वजह से ही आता है, क्योंकि यूरिन में एचसीजी रिलीज होता है, ये दो लाइनिंग उसके वजह से ही आता है। प्रेगनेंसी टेस्ट को हम ग्रेविटेस टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद लेटर फेज में ओवेरी से एक दूसरा हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन। इसके बाद याद रखना है, ये जो एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन है वो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होगा। इसके बाद देखो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कोर्टिजोल, प्रोलैक्टिन और थिरोक्सिन, प्रेगनेंसी के समय इसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये एसेंशियल है फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ। फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिक चेंजेस जो होता है मदर में उसको सपोर्ट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब देखो, फीटस का हमको डेवलपमेंट पढ़ना है। फर्स्ट मंथ में हर्ट बनेगा। हर्ट क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजीज बनता है। थर्ड मंथ को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, 12 वीक्स का होता है। इसमें मेजर ऑर्गन और जीनाइटल ऑर्गन बनता है। फिफ्थ मंथ में देखो फर्स्ट मूवमेंट दिखता है और हेयर दिखता है हेड पे। 6 मंथ में देखो, 6 मंथ को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ये 24 वीक का होता है। इसमें क्या होगा, बॉडी पे हेयर आ जाएगा, आईलिड सेपरेट होगा और आईलेसेस बनेगा। 9 मंथ में बेबी फुली डेवलप होता है और रेडी होता है फॉर डिलीवरी। अब पढ़ना है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। अब देखो, पार्चुरेशन का जो फर्स्ट सिग्नल होता है वो फिटस से आता है। पार्चुरेशन का फर्स्ट सिग्नल कहां से आएगा, फिटस से आएगा। क्या होगा, प्लेसेंटा यूटेरस में माइल्ड कंट्रैक्शन करवाएगा, इसको हम बोलते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये माइल्ड कंट्रैक्शन जो है यूटेरस में, ये ट्रिगर कर देगा मैटरनल पिट्यूटरी को। और मैटरनल पिट्यूटरी से, मम्मी का पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन निकलेगा। ऑक्सीटोसिन और ज्यादा कंट्रैक्शन करवाएगा यूटेरस वॉल में, और ज्यादा कंट्रैक्शन तो और ज्यादा रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन होगा यूटेरिन वॉल में और फाइनली बेबी क्या होगा, बाहर आ जाएगा थ्रू बर्थ कैनल। अब हमको पढ़ना है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, देखो पार्चुरेशन के बाद मेमरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन होता है और वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क फॉलोइंग पार्चुरेशन बाय डिफरेंशिएशन इन द मेमरी ग्लैंड। उसके बाद कोलेस्ट्रम पढ़ना है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, देखो मिल्क जो लैक्टेशन का इनिशियल डेज में बनता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम है, ये जो मिल्क है, इसमें बहुत सारा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है जो बेबी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट डिजीजेस। इसको लिखें कैसे, मिल्क प्रोड्यूस्ड इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन दैट कंटेन एंटीबॉडीज व्हिच प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू डिजीज टू न्यूबॉर्न बेबीज।